जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर्स का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम अपना सेकंड ग्रुप के वर्ब और एडवर्ब को देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ अ वर्ब? वर्ब जो कि हम टेंसेस ऑलरेडी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो वर्ब का सारा ताल्लुक जो होता है वर्ब का वो टेंसेस के साथ होता है और सिर्फ वर्ब का होता है। बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच उनके उसके अलावा सारी चीज़ें होती हैं। तो वर्ब ही बेस्ड होता है टेंसेस के ऊपर। टेंसेस बेस्ड होते हैं वर्ब के ऊपर। तो वर्ब होता क्या है? वर्ब इज एन वर्ब को आप एक्शन वर्ड भी कहते हैं। एक्शन वर्ड यानी कि वो अल्फाज। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड used for saying something about the activity of a person or thing। किसी शख्स या चीज की कारकर्दगी को, उसके कुछ करने को, एक्शन वर्ड है, तो उसके कुछ करने को जो अल्फाज जाहिर करते हैं, उसका इजहार कर रहे होते हैं, उनको हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Sherry saw a snake which was moving। इन सब में ये नाउन है ना, ये नाउन है। तो इसमें जो सौ है, शैरी ने सांप देखा जो कि हरकत कर रहा था। तो ये देखा, शैरी ने देखा, क्या किया, कौन सा अमल किया? देखने का अमल किया। और देखने का अमल कौन सा लफ्ज जाहिर कर रहा है? सौ। सेकंड फॉर्म है सौ, सी देखना की सेकंड फॉर्म सौ। और यहाँ पे मूविंग, तो ये जो मूविंग है, मूविंग हरकत कर रहा था, मूव करना, हरकत करना, तो ये भी कुछ करने को जाहिर करता है। और इस तरह से सौ कुछ करने को जाहिर करता है, कोई सरगर्मी को जाहिर कर रहा है। तो ये दोनों हमारे वर्ब हैं। इनकी तीन फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल। तो वो सब आप अब इसकी आपको बुक्स भी मिल जाती हैं, आपको ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं लिस्ट, और देखकर आप उनको याद कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बारे में हम वर्ब की क्या किस तरह से होती हैं, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ये सब कुछ हम अपने टेंसेस वाले लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं। वहाँ से आप जाके सुन लीजिएगा। तो शेरी सॉ अ स्नेक विच वॉज मूविंग। सॉ एक लफ्ज है जो कोई सरगर्मी को जाहिर कर रहा है, और फिर मूविंग किसी सरगर्मी को जाहिर कर रहा है, और ये हमारे वर्ब हैं, यानी एक्शन वर्ड। अब एक्शन वर्ड जो हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो हमने टेंसेस में देखे थे, रेगुलर, इरेगुलर। अब यहाँ पे भी दो किस्में होती हैं वर्ब्स की। सॉरी, दो नहीं, तीन तीन कैटेगरीज के ये होते हैं वर्ब, तीन कैटेगरीज के होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब, और तीसरा ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। ये हमारी तीन किस्में होती हैं, तीन कैटेगरीज के होते हैं वर्ब्स। वर्ब सबसे पहले जो ट्रांजिटिव वर्ब है,
ट्रांजिटिव वर्ब जैसे कि हमारे इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव, हम इसको सिंपली ट्रांसफर से हम कर लेते हैं। ट्रांसफर, ट्रांसफर होना, एक चीज दूसरी चीज में एक से दूसरे में मुंतकिल होना, ट्रांसफर होना। क्या ट्रांसफर होना, हम इसके सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे he killed a snake, उसने एक सांप को मारा। अब ये मारने का जो काम है, जो एक्टिविटी है, जो सरगर्मी है, ये ही से स्नेक की तरफ ट्रांसफर हुई, मुंतकिल हुई। यानी उसने एक काम किया सांप पर, सांप के ऊपर काम किया है ना, उसने उसके ऊपर अमल किया, कोई एक्शन लिया सांप के ऊपर। तो ये जो हमारा किल्ड है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो जिनको करने के लिए या कोई काम करने के लिए, अपनी सरगर्मी करने के लिए एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है, कोई दूसरी चीज भी चाहिए होती है जिसके ऊपर वो काम हो सके। वो वाले काम जो किसी दूसरे पे होते हैं, करने वाला करता है किसी दूसरी चीज पे करता है, उसमें ऑब्जेक्ट लाजमी चाहिए होता है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब में, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, एक्शन होता है, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट का होना लाजमी होता है, वो एक ऑब्जेक्ट पे किया गया होता है। तो इसकी डेफिनेशन, a verb is transitive if the action does not stop with the doer। यानी सब्जेक्ट के साथ, काम करने वाले तक ही वो नहीं रुक गया, सिर्फ काम करने वाले ने अपनी हद तक वो काम नहीं कर लिया, बल्कि वो काम जो है वो करने के लिए वो किसी दूसरी चीज या शख्स पर हुए, उनके लिए लाजमी होता है किसी दूसरे का होना, ठीक है। अच्छा, ये जो डज है, डज की मुझे याद आ गया, डज अक्सर होता है, डज कहा जा रहा होता है, डज या किसी, लेकिन ये होता है डज कहा जा रहा होता है, लेकिन ये है डज, डज कहते हैं, डज इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं है। फ्रॉम द डूअर, यानी डूअर या आप इसको कह ले सब्जेक्ट, जो काम कर रहा होता है, ठीक है। सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें एक ऑब्जेक्ट लाजमी एक किसी दूसरे पे होता है, यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो काम सिर्फ आप अपने आप की हद तक नहीं कर सकते हो दूसरे के लिए, जैसे कि लव, हेट, ईट, ड्रिंक, एडवाइस, ठीक है। ये जो इस तरह के काम होते हैं, यानी देखें आपने खाया है कुछ, तो आपने कोई चीज खाई है, आप कोई दूसरी कोई कुछ मौजूद होना चाहिए जिसको आपने खाया, वो खाने का अमल उसके ऊपर आपने किया, ठीक है। ड्रिंक है, आपने ड्रिंक का अमल सिर्फ अपनी अपनी जात तक नहीं कर लिया, बल्कि कोई दूसरी एक चीज थी जिसको उठा के आपने पिया, जिसको पिया गया, ठीक है। तो ड्रिंक आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि उस वो किसी दूसरी चीज के ऊपर वो अमल किया गया। इस तरह से एडवाइस, आप एडवाइस आपने किसी को की, नसीहत। इस तरह से लव है, हेट है, ये जो इमोशंस हैं, ये सिर्फ आप अपने साथ नहीं, बल्कि ये किसी दूसरे के ऊपर आप किसी दूसरी चीज के ऊपर आप वो अमल कर रहे होते हो। हेट करते हो किसी किसी से कर रहे होते हो, हेट लव कर रहे होते हो किसी से कर रहे होते हो, लाइक कर रहे होते हो किसी से कर रहे होते हो, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ड होते हैं, वो आपने थ्रो, जी, थ्रो, असद को थ्रो वर्ड काफी एग्जांपल्स में थ्रो वर्ड काफी आ रहा होता है, आपका थ्रो से काफी ताल्लुक रहता है। थ्रो,
तो किडिंग, सॉरी। तो थ्रो, जी थ्रो भी आप कोई बॉल आपने फेंका, ठीक है, तो थ्रो भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये हमारे सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब दूसरे होते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ये वहां पे ट्रांसफर हुआ, वो अमल जो है उसके लिए, करने के लिए एक दूसरा कोई शख्स या चीज होना लाजमी है, उस उनके बगैर वो परफॉर्म नहीं किए जा सकते। उनको परफॉर्म करने के लिए, वो कारकर्दगी अमल में लाने के लिए आपको कोई दूसरी चीज या शख्स चाहिए, यानी कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। और ऐसे काम करने के, ऐसे काम जब होते हैं उन जुमलों में आपका ऑब्जेक्ट लाजमी होता है। एक सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट एक लाजमी होता है। काम करने के पास एक ऐसी शख्स या चीज जरूर होती है जिसपे वो अमल, वो सरगर्मी की गई, अमल में लाई गई। अब इंट्रांजिटिव उसका ऑपोजिट हो जाएगा, जो कि सिर्फ करने वाले की अपनी जात तक ही महदूद रहती हैं। ऐसे काम, ऐसे वर्ब, जैसा कि स्लीप, ठीक है, सो गए, खुद ही सो गए, उसके लिए किसी की जरूरत नहीं थी। फॉल, काम करने वाला खुद ही वो गिर गया, वो किसी के ऊपर या ऊपर गिर सकते हैं लेकिन वो खुद अपनी हद तक वो चीज हो सकती है। इस तरह से गो, अपीयर, लाफ और वीप, ठीक है, जिनका इंसान के अपने जात तक वो कर सकता है वो काम, ठीक है, वो खुद ही कर रहा है। तो जैसे वी स्लीप, आई गो, ठीक है, ये जो है इनके लिए लाजमी नहीं होता, होते हैं लेकिन वो जरूरत महसूस नहीं होती कि लाजमी कोई ऑब्जेक्ट हो। ऐसों के लिए ऐसे वर्ब जो होते हैं, आई गो, खुद वो जा रहा है, ठीक है। आई लाफ, ही लाफ्ड, वो खुद हंसा। लाजमी नहीं कि वो किसी पे हंसा, लेकिन बस उसने कर, वो काम करना था, उसने सिर्फ अपने आप से वो काम कर लिया। जी, आई एम गोइंग, आई गो, आई वेंट वगैरह। तो इसकी अगर हम इसकी हम डेफिनेशन देखें, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि अ वर्ब इज अ ट्रांजिटिव, intransitive, intransitive when the action stops with the doer या सब्जेक्ट जो आपका काम कर रहा होता है। Subject and does not pass from the doer to an object। एक ऑब्जेक्ट पे वो पास नहीं हो रहे होते, वो खुद ही करने वाले की अपनी जात तक होते हैं। सोया है, खुद ही सो गया अपनी जात तक, ये नहीं कि किसी और के साथ किसी और चीज की जरूरत थी। सोना खुद से हो गया, हंसना खुद ही, करने वाला काम जो होता है वो खुद ही कर रहा होता है। जी, वर्क जो है वो भी ही वर्क्स, ठीक है। ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन, कि वो काम जो सिर्फ करने वाले की जरूरत हो, जिसके लिए वो काम जिसको सिर्फ करने वाले की जरूरत हो, और उसके लिए वो ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस ना करे, सिर्फ करने वाले की जरूरत हो, ठीक है। जी, आई एम गोइंग फॉर स्लीप। जी, ये जो इस तरह के वर्ब हैं जिनके लिए
किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सिर्फ करने वाले की हद तक, उसके खुद हद तक होते हैं, वो पास नहीं हो रहे होते, वो पास नहीं हो रहे होते। ठीक है। सोने का अमल सिर्फ अपनी जात पर हो रहा है। आप चाहे बेड पर सो रहे हो, लेकिन वो सोने का अमल सिर्फ आप अपनी जात की हद तक कर रहे हो, आप खुद कर रहे हो। तो वो आपका इंट्रांजिटिव है। ठीक है। ये आपके हो गए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। कहना, ठीक है ना, डज, सेज, ठीक है। कहना भी आपने खुद कहा, ठीक है। अब सेज को भी सेज कहा जाता है, तो सेज नहीं होता है, सेज। और डज, डज नहीं होता है, डज। ओके। ये हमारे ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव हो गए। अब हम इसकी एक एक्सरसाइज कर लें, टॉक, ताकि पता चल जाए आपको सबको क्लियर है। हम 5 मैं आपके सामने यहाँ पे सेंटेंसेस लिखूंगी जिसमें आपने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स आपने चूज करने हैं। ठीक है। जी, थर्ड हम बाद में देखेंगे, क्योंकि थर्ड की कैटेगरी इनसे डिफरेंट है। ये एक कैटेगरी के दो हो गए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हेल्पिंग डिफरेंट है, उनकी नेचर डिफरेंट है। ये एक जैसे थे, तो ये हो गए। हम इसका देख लेते हैं, आपसे पहले इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके। शी एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर। इसमें बताइए, जल्दी से, जल्दी से अपने अपने आंसर दीजिए। मैं तब तक बाकी सेंटेंसेस लिखती हूँ, आपने जल्दी से सब लोग परफॉर्म करें, पार्टिसिपेट करें। लेट्स इनवाइट योर कजन्स एज वेल। फिर है हमारा आई वेटेड फॉर एन आवर एंड आई रिसीव्ड योर लेटर इन द मॉर्निंग। फिर the loud noise woke me। चलें, ये 5 काफी है। तो बताइए, आई रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव्ड ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव पूरा हो गया, ट्रांजिटिव, ठीक है, वो ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव। थर्ड इंट्रांजिटिव, ठीक है, थर्ड इंट्रांजिटिव। हसनैन मेहंदी, आई वेटेड ट्रांजिटिव नहीं, आई वेटेड इंट्रांजिटिव है। खुद आप इंतजार कर रहे हो, आप ये इंतजार करने के लिए किसी आपको दूसरे की जरूरत नहीं है, आप किसी का इंतजार कर रहे हो, लेकिन इंतजार आप खुद कर रहे हो। ठीक है। वो अमल करने के लिए आपको किसी कोई दूसरा नहीं चाहिए, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है वो अमल करने के लिए, वो वेट आपके अंदर से खुद से हो रहा है। ठीक है। खाने का अमल होगा तो आपको कोई ना कोई चीज मौजूद होनी चाहिए, वो आप रखोगे मुंह में तो खाने का अमल शुरू होगा। वेट जो है ये आपके अंदर से खुद से आ जाएगा, है ना। इसको करने के लिए आपको कोई दूसरा नहीं चाहिए, कि उसके बगैर आप वो अमल नहीं कर सकते हो। वेट, तो वेट इंट्रांजिटिव है। फॉर आई रिसीव्ड योर लेटर, जी, कोई चीज होगी तो उसको रिसीव किया जाएगा, तो रिसीव्ड ट्रांजिटिव है। टू ट्रांजिटिव है। इनवाइट, हाँ, इनवाइट किसी को ही किया जाएगा, इनवाइट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। आई रिसीव्ड, आई रिसीव्ड योर लेटर्स, आई रिसीव्ड, या ट्रांजिटिव है।
थर्ड ट्रांजिटिव, थर्ड नहीं, थर्ड इंट्रांजिटिव है। वेट करने का जो अमल है वो आपका खुद का हो रहा है। फाइव नहीं, फाइव इंट्रांजिटिव है। वो उठ गया, वो खुद से उठा। ठीक है ना, उठने के लिए, उठने का अमल, उठने की जो एक्टिविटी है वो अमल में, उठने का काम अमल में लाने के लिए कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए थी, आप खुद से, आपकी आंखें खुल गई, आप उठ गए बस, है ना। तो वो इंट्रांजिटिव है, उसके लिए ये नहीं है कि कोई दूसरा आपको चाहिए, कोई दूसरी चीज के ऊपर रहते हुए वो किसी की वजह से हुआ, वो वजह से होना इसमें मैटर नहीं करता। ये जो अल्फाज हैं इसका मतलब है, ये जो इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, यानी उसके लिए आपका, आपकी डिपेंडेंसी है या नहीं है, वो दूसरी चीज मौजूद होगी तो ही वो काम होगा, या कि वो खुद से होगा, किसी की वजह बन रही है जो चीज, वो इसमें मैटर नहीं करेगी। फाइव इंट्रांजिटिव है जी। साजिद हुसैन फोर, फोर्थ ट्रांजिटिव है, बिल्कुल ठीक है। हसनैन मेहंदी फिफ्थ इंट्रांजिटिव है, बिल्कुल ठीक है। साजिद फाइव ट्रांजिटिव, असद फोर फाइव, ठीक है, इंट्रांजिटिव और क्लियर। चले, असद अली ने उस पे क्लियर, टॉपिक इज क्लोज्ड। आगे समझ, सबको आ गई, सबके लिए क्लियर? ओके। अब हम जाते हैं अपने अगले कैटेगरी की तरफ, जो है ऑक्सिलियरी और हेल्पिंग वर्ब। थर्ड, ऑक्सिलियरी और हेल्पिंग वर्ब। ये ऐसे वर्ब होते हैं, ऑक्सिलियरी और हेल्पिंग वर्ब, ये ऐसे वर्ब होते हैं जो कि किसी उसका वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी उसका कोई ना कोई मूड सेट कर रहे होते हैं, या फिर उसका वक्त बता रहे होते हैं दूसरे वर्ब्स का, या फिर, ओके, an auxiliary verb is that verb which help which helps to form tense। ठीक है, टेंस फॉर्म करने के लिए, जमाना बताने के लिए एक तो ये इस्तेमाल होते हैं, या फिर दूसरे वर्ब्स के साथ मिलके ये उनका मूड, उनको मॉडिफाई करते हैं, उनका बताते हैं, उनका इंटेंट, उनकी पॉसिबिलिटी, उनकी नेसेसिटी, यानी उसकी ज़रूरत क्या है, उनका इंटेंट क्या है, वो वर्ब, यानी वो मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उनका इन्हांस करने के लिए, उनका मज़ीद, तो अदर वर्ब। ठीक है, ये अदर वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। ठीक है, ये दूसरे वर्ब्स की मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दूसरे वर्ब्स की मदद कर रहे होते हैं, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। उनको ज़माना जाहिर करने के लिए, या फिर उनके मूड सेट करने के लिए, उनके बारे में मज़ीद आपको मज़ीद बताएंगे उस वर्ब के बारे में, कि वो क्या कर रहा है या क्या करना चाह रहा है, या उसका क्या क्या सीन है। तो हेल्पिंग वर्ब, यानी इसको उर्दू में मददगार फेल कहते हैं, वो होते हैं जो किसी दूसरे फेल के मिजाज और उसके ज़माने को जाहिर करें। ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब के जरिए ही हम जब टेंस में ये आ रहा होता है इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, तो उसी से ही हमें पता चल रहा होता है कौन सा जमाना है, कौन सा टेंस है ना। तो ये वर्ब के साथ लग के ये मदद करते हैं। और दूसरा ये है, इसकी एक कंडीशन है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स verbs are verbs that require a noun or other verb after them to make complete sense। ठीक है, ये अपने साथ कोई ना कोई, ये अकेले में अकेले यूज होंगे तो इसका कोई सेंस नहीं होएगा, मेक कोई सेंस मेक नहीं होगा। अगर तो वो अकेले ही होंगे, हैड, हैव, हैज आप अकेले लिख दोगे तो कोई इसका सेंस मेक नहीं हो रही होगी। उनके बाद उसके बाद कोई ना कोई आपको वर्ब या नाउन लिखना लाजमी है उनकी कंप्लीट सेंस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं, जैसे सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ऑक्सिलरी होते कौन से हैं। फॉर एग्जांपल हेल्पिंग होता है इज, एम, आर, कैन, ठीक है, हैव, ये होते हैं, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं या ऑक्सिलरीज होते हैं। ठीक है, ये हमारे। अब हम इसका लिखते हैं अकेला आई कैन। ठीक है ना, आई कैन। अगर तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि कैन यू, उसका जो कॉन्टेक्स्ट होगा कि किसी नाउन या किसी वर्ब के बारे में ही बात हो रही है कॉन्टेक्स्ट में। अगर वो यहाँ पे पूरा लिखा भी नहीं जा रहा होगा, लेकिन एक चीज अगर ऑलरेडी एक कॉन्वर्जेशन जारी है और उसमें कोई नाउन या कोई वर्ब, कोई दूसरे किसी चीज का उसका बात हो रही है तो ठीक है। लेकिन अगर आप अकेला लिख देते हो आई कैन, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई कॉन्वर्जेशन नहीं है, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, तो ये आई कैन लिखा होगा तो ये इनकम्प्लीट है ना, कोई सेंस मेक नहीं कर रहा। मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकते हो आप, किसके बारे में काम बात कर रहे हो। ठीक है, और अगर ये लिखा जाए कि आई कैन गो, तो ये कंप्लीट सेंस मेक कर रहा है ना। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। आई कैन वॉट, गो। तो इसको एक दूसरे वर्ब की अपने पास जरूरत है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स को अपने बाद कोई ना कोई नाउन या वर्ब की, एक दूसरे वर्ब की लाजमी जरूरत होती है अपने बाद, टू मेक कंप्लीट सेंस, अपना मतलब पूरा करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरी करते हैं कि आई हैव व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई हैव अ पेन। अगर इसके बाद अब ये कंप्लीट है, ठीक है ना, ये इनकम्प्लीट था सेंटेंस और ये कंप्लीट है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना फील होता है जैसे मैं ओके, लीव। हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑफ टू कैटेगरीज। अच्छा, लेकिन इसकी इसकी आगे कैटेगरीज हैं, थ्री कैटेगरीज। ठीक है, इसके आगे थ्री कैटेगरीज होंगी। auxiliaries are of three categories। सबसे पहले होता है हेल्पिंग वर्ब्स।
जो कि होता है डू, बी और हैव। ठीक है। अब डू की कौन सी किस्में होती हैं? डू की होती हैं, डू की कौन सी किस्में होती हैं? डू, डज और डिड। ठीक है। ये डू की हो गई किस्में। फिर बी की, बी वर्ब की किस्में हैं। बी वर्ब की कौन सी किस्में हैं? आप में से कोई बता सकते हैं? ये डू की हैं और ये बी की हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा, बी की हैं इज, एम, आर, was, were, will be। ये बी की हैं। और तीसरा हमारा यहाँ पे हैव है, हेल्पिंग वर्ब हैव। तो हैव के आगे कौन, हैव से क्या बनता है? हैव से कौन कौन से आपके वर्ड्स बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स बनते हैं? हैव, हैज और हैड। ठीक है। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तीन इसकी होती हैं, डू, बी, हैव। ठीक है। डू बी हैव के आगे, डू बी हैव से आगे ये तीन आपके, उनके पास्ट पार्टिसिपल, उसका प्रेजेंट यूज हो रहा होता है। ठीक है। तो अब इसको हम यूज कहाँ करते हैं? ये तीन हो गई, इनसे ये तीन बन गए। व्हेन टू यूज। अब इन सब का कोई ना, इन सब के एक या दो दो इसके यूजेस हैं। व्हेन टू यूज डू। अब डू कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? डू यानी डू, डज, डिड, जिसको हम कहते हैं डू। इसकी एक फॉर्म है डज, डज और डिड। ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? क्वेश्चंस के लिए एक ये यूज होंगे क्वेश्चंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव अ कार। ठीक है। अब ये क्वेश्चंस आप बनाइए। डू यू हैव अ कार, डज ही हैव अ कार। है ना? डज जो कि हमें पता है कि प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में डू या डज यूज होते हैं। है ना? और उसके पास्ट पार्टिसिपल होता है उसका, अगर हम पास्ट में बात कर रहे हैं तो हम डिड कहेंगे। तो डिड ही हैव अ कार, डिड ही हैव अ कार बिफोर। क्या तुम्हारे पास पहले कार थी? तो ये हमारे तीन इस्तेमाल इसके के क्वेश्चंस के लिए डू, डज और डिड यूज हुआ। ठीक है जी। और बाकी है, अब नेक्स्ट आ जाता है, एक तो इसका होता है क्वेश्चंस के लिए यूज होता है। दूसरा ये यूज कहाँ होता है? कोई चीज को जब हम एम्फसाइज कर रहे होते हैं, उस पर जोर दे रहे होते हैं, एम्फसाइज करने के लिए, एम्फसिस विद टू। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने किसी चीज को, तो उसके वर्ब के साथ, यानी आई डू वॉन्ट, आई डू वॉन्ट टू गो टू द पार्क। ठीक है। हमने क्या है ना, मैं लाजमी, मैं आई डू वांट टू, मैं वाकई में चाहता हूँ, आई डू वांट। वैसे आप अकेला भी लिखोगे वांट तो, लेकिन अगर आप वांट पे जोर देना चाहते हो तो आप उसके साथ डू लगा दोगे। तो आई डू वांट टू गो टू द पार्क। तो इस तरह से जब आप एम्फसाइज, जोर देना चाह रहे होते हो बात के ऊपर, तो उस तब आप
यूज करते हो डू का इस्तेमाल करते हो। अच्छा, इसके अलावा आप नेगेटिव नेगेटिव जुमलों में यूज करते हो। नेगेटिव विद डू। थर्ड, कहाँ पे आप इस्तेमाल करते हो डू? नेगेटिव 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 आपको पता है, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, है ना? आई डू नॉट want to go to the zoo। ठीक हो गया? ये इनके आपके हो गए एग्जाम्पल्स। इस तरह से यू डू नॉट डू दिस, यू कैन डू दिस, जी, इस तरह से। तो ये एम्फोसिस। ठीक है, डू के तीन हैं। आप एक तो क्वेश्चंस के लिए यूज करते हो, एक एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, किसी बात पे, काम पे जोर देने के लिए कि ये लाजमी आपने करना है या मैं ये लाजमी करना चाह रहा हूँ, तो एम्फसाइज करने के लिए। और नेगेटिव मनफी जुमले बनाने के लिए डू के साथ आपका नोट लग जाता है। तो ये इसके इस्तेमाल हैं। यहाँ पे हमारा ये है डू, डज और डिड। ठीक है, अब दूसरी कौन सी थी? डू थी, और कौन सी थी दूसरी वाली? कौन सी कैटेगरी थी? डू, हैव और बी। जी, बी, बिल्कुल। अब बी कहाँ पे यूज होता है? व्हेन टू यूज बी। बी यानी कि बी की जो बी से बनता है आपका ये इज, एम, आर, ये बी की फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये इनकी फॉर्म्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इनकी फॉर्म्स हैं, बी की फॉर्म्स हैं ये। और विल बी, ये कहाँ पे यूज होता है? ये होता है एक तो आपके कहाँ कहाँ पे होता है बताएं, बी का आपने कहाँ कहाँ यूज देखा हुआ है? जल्दी से बताएं। बी की ये जो फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, एक इसका इस्तेमाल, कोई एक इस्तेमाल आप बताइए। जी, एक तो ये जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, माय नेम इज साजिद जी। एक तो ये जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जुमलों जुमलों में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। और हेल्पिंग वर्ब की किन कहाँ पे यूज होता है हेल्पिंग वर्ब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ, हेल्पिंग वर्ब किन जुमलों में, कौन से जुमले होते हैं जिनमें एज अ हेल्पिंग वर्ब ये यूज हो रहा होता है? तो बी इज अ हेल्पिंग वर्ब। ऐसा वर्ब जो कि दूसरे वर्ब की हेल्प कर रहा होता है, उसके साथ लिखा जाता है। क्योंकि वर्ब एक होता है आपका ऑलरेडी एक काम कोई हो रहा है ऑलरेडी, एक वर्ब आप उसके लिए यूज कर रहे होते हो, लेकिन उसके साथ आई एम गोइंग। ठीक है, गो ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, वहां पे उसके साथ उसका टेंस जाहिर करने के लिए आपने एम लगा दिया। तो एम ने गो की हेल्प की और उसका टेंस जाहिर किया। तो इसलिए एम, फिर हमने एम को कह दिया किसने, हेल्प की, वर्ब की, तो इसको हमने हेल्पिंग वर्ब कह दिया। तो बी इज अ हेल्पिंग वर्ब व्हेन इट इज यूज्ड टू फॉर्म a continuous or progressive tense or to show passive voice। ठीक है, हमारे जो हमने एक्टिव वॉइस पढ़ लिए हैं, इसका जो दूसरा होता है पैसिव वॉइस।
पैसिव वॉइस में हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब लाजमी होता है। ठीक है, तो बी इज अ हेल्पिंग वर्ब। बी एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। बी एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है टू फॉर्म टेंस। ठीक है, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंसेस जो होते हैं उनमें बी एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा होता है। ठीक है, या फिर पैसिव वॉइस जाहिर करने के लिए पैसिव वॉइस में लाजमी बी की कोई ना कोई शक्ल मौजूद होती है, उसके बगैर पैसिव वॉइस नहीं होते। जब हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस तो मजीद आपको पता चलेगा, आपको समझ में आएगा। तो इसके अलावा जैसे कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस की हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई एम, आई एम हेल्पिंग, आई एम हेल्पिंग रोमेसा राइट नाउ। ठीक है, इट इज एज एन हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आई एम हेल्पिंग, तो एम जो है यहाँ पे ये एज एन हेल्पिंग वर्ब आया है। बी, बी एम बी का फॉर्म है, तो एम यानी बी यहाँ पे एज एन हेल्पिंग वर्ब आया है कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, ये हमारी एग्जांपल्स हो रही हैं, हम एग्जांपल्स देख रहे हैं कंटिन्यूस टेंस विद बी। ओके, तो इसी तरह से आपका आई वॉज हेल्पिंग, आई विल बी हेल्पिंग। ठीक है ना, ये प्रेजेंट है, इसको आपने पास्ट बनाना होगा तो आई वॉज कर दोगे, फिर फ्यूचर करना होगा तो विल बी कर दोगे, आई विल बी हेल्पिंग रुमेसा। ठीक है, इसी तरह से जब आपने पैसिव वॉइस बनाना होता है, पैसिव वॉइस विद बी, तो उसके साथ आपकी बी की लाजमी, पैसिव वॉइस में बी की कोई ना कोई फॉर्म लाजमी यूज हो रही होती है, इसके बगैर पैसिव वॉइस नहीं होता। जैसा कि द पिकनिक इज बीइंग कैंसल्ड। एक पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लाजमी यूज होता है और एक पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज होती है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये होगा तो पैसिव वॉइस बन जाता है। बिकॉज ऑफ रेन। बाकी कौन से टेंस के लिए कौन सा बी की फॉर्म यूज होती है वो हम जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो हम मजीद उसको देखेंगे। तो द पिकनिक इज बीइंग, ये बी की फॉर्म है इज। ठीक है, द पिकनिक इज बीइंग कैंसल्ड, इज ये हो गया, और बीइंग कैंसल्ड जो है ये पैसिव वॉइस का पैसिव वॉइस जाहिर कर रहा है, तो इसमें जो इज है हमारा ये बी की फॉर्म है। ठीक है, तो इसी तरह से द पिकनिक वॉज कैंसल्ड, द पिकनिक विल बी कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन, द पिकनिक वॉज कैंसल्ड। तो इस तरह से उसके पास्ट और प्रेजेंट उसके फॉर्म्स बन जाते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, ये बी के दो बी के ये हुए कि कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए और पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अब इसमें आप चाहे इससे नेगेटिव बना लें सेंटेंसेस, या इसके अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आ जाएंगे, लेकिन आप वो सेंटेंसेस की डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, नेगेटिव सेंटेंसेस पर इंट्रोगेटिव और सिंपल सेंटेंसेस। बाकी ये होते हैं उसके लिए टेंस को जाहिर करने के लिए और पैसिव वॉइस के लिए। अब होती है तीसरी, कौन सी थी, एक हमारा डू हो गया, एक हमारा बी हो गया, और थर्ड है हमारा हैव। तो हैव को कब यूज करते हैं, व्हेन टू यूज हैव। बताइए हैव को कहाँ यूज करते हैं। हैव का इस्तेमाल कहाँ पे आता है। हम्म, परफेक्ट टेंसेस के लिए, बिल्कुल ठीक। एक इसका होता है परफेक्ट टेंस के लिए,
perfect tense with have, फॉर एग्जाम्पल आपके जो भी परफेक्ट टेंसेस हैं, आई हैव हैड, आई हैव स्टडीड, ठीक है। ऐसे आई हैव स्टडीड फ्रेंच फॉर 2 years, ठीक है। इस तरह से आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 2 years बिफोर आई वेंट टू पेरिस, या फिर आई विल हैव स्टडीड फ्रेंच फॉर 3 years इन ऑगस्ट, ठीक है। तो अब आई हैड के साथ आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 2 years बिफोर आई वेंट टू पेरिस। अब पास्ट था, इसके साथ आपने बताया, उसका कॉन्टेक्स्ट बताया कि कब किससे पहले आपने पढ़ी थी। फिर आई विल हैव स्टडी फ्रेंच फॉर 3 years इन ऑगस्ट। तो यहाँ पे सेंटेंसेस कंप्लीट करने के लिए उनका साथ में कॉन्टेक्स्ट दिया गया, उसके साथ में मेंशन किया गया कब क्या, है ना। आई हैव स्टडीड, आई हैड स्टडीड, आई विल हैव स्टडीड। ये मज़ीद जो है आपको परफेक्ट टेंसेस की लेक्चर्स में जाके उसका यूज़ कि वो कैसे और किस फॉर्म में वो कंप्लीट होते हैं, और क्या इनमें टेंसेस में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए, और किस तरीके से उनका इस्तेमाल ठीक होता है, वो सब आपको टेंसेस के रिकॉर्डेड लेक्चर में जाके मिल जाएगा, जो कि रिकॉर्डेड मौजूद है हमारे लर्न टू अर्न विद जीए हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसको सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ से आ, पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से आप कोई भी लेक्चर आपने देखना है आप जाके 22 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन होगा आपका, कोई कंफ्यूजन होगी, तो लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट ये फ्री ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है दो, अगरचे प्राइवेट ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इसको ज्वाइन कीजिए और इनवाइट भी कीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ आपको डिफरेंट किस्म के आपको कोर्सेज मिलते हैं, और उसके मुतालिक आपके कोई क्वेश्चंस हैं, लेक्चर्स के मुतालिक क्वेश्चंस हैं, कोर्सेज के मुतालिक क्वेश्चंस हैं, या उस स्किल के लेक्चर्स के दौरान कोई क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो वो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। मेरे भी लेक्चर के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, असाइनमेंट्स यहाँ पे पोस्ट होती हैं, नोटिफिकेशंस आपको यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। कोर्सेज के बारे में, लेक्चर्स के बारे में, जूम लिंक कहाँ पे, यहाँ पे पोस्ट किया जाता है फ्री लेक्चर्स का, फ्री कोर्सेज का, ठीक है, फ्री कोर्सेज के लिए। तो ये इसको खुद भी ज्वाइन कीजिए और इनवाइट भी कीजिए, और ये भी सब्सक्राइब भी कीजिए यूट्यूब चैनल, और शेयर भी कीजिए, और शेयर लाजमी कीजिए, और उसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और यहाँ पे भी अपनी पार्टिसिपेशन रखिए। और असाइनमेंट्स ड्राइव में, गूगल ड्राइव में पोस्ट की जाती हैं, अपलोड की जाती हैं, जिसका कि लिंक यहाँ पे आपको इसी ग्रुप में आपको मिलता है। उसके बारे में आपको अपनी असाइनमेंट हल करते हुए किसी किस्म का मसला है तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अपने कोई भी क्वेश्चन मुझसे करना है या किसी भी इंस्ट्रक्टर से करना है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, बल्कि वहाँ पे मौजूद जो मेंबर्स हैं वो भी आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो अम, और इसको शेयर लाजमी करें, ठीक है। ओके, आई हैव स्टडीड, ठीक है। परफेक्ट टेंस हो गया हमारा, एक हमारा परफेक्ट टेंस बनाने के लिए यूज होता है, दूसरा हमारा किस लिए यूज होता है, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस विद हैव। क्वेश्चन परफेक्ट टेंसेस में क्वेश्चन के लिए होता है, फिर नेगेटिव क्वेश्चन, फिर आप उस तरह में आगे किस तरह की मर्जी सेंटेंसेस बनाएं। हैव यू सीन दैट न्यू मूवी येट, ठीक है। परफेक्ट टेंस में ही आप क्वेश्चन जब क्रिएट करते हो, बनाते हो, तो हैव हैड इसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ये हमारी हो गई, इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, इज, एम, आर, ठीक है ना। ये होते हैं हमारे क्या होते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑफ टू कैटेगरीज। तो एक तो ये हमारे हो गए हेल्पिंग वर्ब्स, जिनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। दूसरे हमारे होते हैं मोडाल्स, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़े ऑक्सिलियरी, ठीक है ना। ऑक्सिलियरी कहते हैं या उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलियरी की आगे
दो कैटेगरीज हैं, एक हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स हमने अभी देखा, और जो भी उसका इस्तेमाल होता है, कैसे भी इस्तेमाल होता है। फिर हमारे होते हैं ऑक्सिलरी दूसरे टाइप के, वो होते हैं मोडाल्स। अब मोडाल्स क्या होते हैं? Modals are used to show possibility, intent, and necessity। ठीक है, किसी काम की, किसी वर्ब की, वर्ब के साथ ये जमाना जाहिर नहीं करेंगे। ठीक है, मोडाल्स जो होंगे ये जमाना नहीं जाहिर करते, जैसा कि विल, शैल। अब शैल कैसे ये मूड को जाहिर करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है, ये फ्यूचर टेंस को फ्यूचर टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये इंटेंट और पॉसिबिलिटी या मिजाज, यानी मोडाल्स मिजाज को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वर्ब का मिजाज जाहिर करने के लिए। तो ये कैसे होते हैं विल शैल? ये भी आप जब जाके आप लेक्चर देखें तो आपको बताया गया है कि विल शैल कैसे तजवीज़ पेश करने के लिए, और जब हमने कोई तजवीज़ पेश करनी है, दरख्वास्त करनी है, वगैरह वगैरह, है ना, आपने पढ़ा है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो जाके लाजमी वो लेक्चर सुने। तो विल शैल हो गया हमारा, शुड हो गया, शुड, वुड, कैन, कुड। यहाँ पे भी आपके ये जो है ना सारे विल शैल, विल शैल ये कह लें फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। विल शैल की सेकंड फॉर्म शुड वुड है। इस तरह से कैन फर्स्ट फॉर्म, कुड इज द सेकंड फॉर्म, मे की माइट सेकंड फॉर्म है, और मस्ट एंड ought। जैसे हमारी बी की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स हैं इज, एम, आर। तो इस तरह से कैन, कुड, और इनके इस्तेमाल भी सिर्फ इनमें फ़र्क होता है कि पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं या कि प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, जैसे कैन की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। पास्ट क्या टेंस में यूज़ करें तो कुड, लेकिन ये एज एन हेल्पिंग वर्ब, ये टेंस को जाहिर करने के लिए यूज़ नहीं होते हैं, बल्कि मिजाज को जाहिर करने के लिए या पॉसिबिलिटी को, ज़रूरत को, वगैरह वगैरह को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको अभी हम देख लेते हैं मज़ीद। तो ये हमारे मोडाल्स हो गए। ठीक है, विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought। ठीक है, अब दो क्या होती हैं, अच्छा, एक ये हो गए, एक ये मोडाल, एक वर्ड वाले। दूसरा होता है, और ये हमेशा किसी वर्ब के साथ मिलके लगते हैं। ठीक है, एक वर्ब को मजीद इनहेंस करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। और एक दूसरा होता है, जैसे कि वी कैन लीव, वी कैन लीव व्हेन यू आर रेडी, है ना। तो कैन लीव, हम जा सकते हैं, जब जब तुम तैयार हो जाएगा तो हम जा सकते हैं। अब यहाँ पे इसने इसका जमाना नहीं जाहिर किया, इस जुमले का जमाना नहीं, ये इस जाहिर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कैन, कैन ने एक मूड जाहिर किया कि ठीक है, हम जब तुम तैयार हो जाएगा तो तब हम जा सकते हैं, इंटेंट जाहिर किया है। ठीक है ना, वी कैन लीव, तो ये हमारा मोडाल है, कैन लीव। ठीक है, ये हमारा मोडाल वर्ब है कैन, और ये वर्ब के साथ यूज हुआ, तो ये हमारा मोडाल है। ठीक है, इसी तरह से हमारा हो गया, अली विल वांट टू मीट हिम, टू मीट अहमद। ठीक है, तो यहाँ पे जो विल है वो उसकी ख्वाहिश को जाहिर करने के लिए, वांट ख्वाहिश को जाहिर करने के लिए यूज हो रहा है, तो विल वांट हमारा मोडाल है। इसी तरह से बॉब माइट प्ले क्रिकेट,
माइट प्ले, शायद वो क्रिकेट खेले, शायद। ठीक है, प्ले खेलने की, ये मूड को जाहिर कर रहा है, शायद। ये जमाने को जाहिर नहीं कर रहे हैं, मूड को जाहिर कर रहे हैं, एम्फसाइज करने के लिए आपके वर्ब को मजीद उसको उसके आ, चीजों को, इसके मिजाज को बताने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये कैन लिव, कैन, विल, माइट, ये एक दूसरे वर्ब के साथ लग के इन्होंने काम किया और ये मोडाल बन गए। ठीक है ना, मोडाल का इन्होंने रोल प्ले किया। सही है। तो ये हमारा हो गया सिंगल वर्ड मोडाल हो गया। ठीक है, मोडाल सिंगल में आपको सिर्फ समझा कि विल, शैल, शुड, वुड। ठीक है, कैन, विल, माइट, ये जो लफ्ज होंगे ये किसी दूसरे वर्ब के साथ मिलकर कर रहे हैं। एक होते हैं टू वर्ड्स, टू वर्ड मोडाल, टू वर्ड मोडाल्स। टू वर्ड मोडाल्स क्या होते हैं? ये अपने साथ टू का इस्तेमाल लगा करते हैं, इनके साथ टू का इस्तेमाल लाजमी होता है। और ये भी उन्हीं उनका काम भी वही होता है जो कि आपके ऊपर वाले मोडाल्स का था। इनका भी काम वही होता है कि ये मिजाज को जाहिर करते हैं। इसका सिर्फ फर्क ये होता है कि इसके साथ हम टू लगाते हैं। ठीक है ना, टू वर्ड मोडाल को, जैसा कि यूज्ड टू, हैव टू, आई हैव टू गो, है ना, जब हमें मुझे ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे आप क्या देते हो? आई हैव टू, यू हैव टू डू दिस। ठीक है, तो वो मिजाज को क्या करता है, उसका इंटेंसिटी को। इस तरह से हैव, गो टू, और या ओ टू। ठीक है ना, इनके साथ टू लाजमी आता है, इनके साथ टू लगता है। ठीक है, दे हैव टू फिनिश their dinner before they can watch TV। अब यहाँ पे आपके दो मोडाल यूज हो गए। एक तो ये आपका टू वर्ड मोडाल यूज हो गया, हैव टू, और दूसरा कैन वॉच, ये आपका मोडाल यूज हो गया, सिंगल वर्ड मोडाल। ठीक है, ये आपका मोडाल, यहाँ पे मोडाल है उसके साथ वर्ब के साथ जा रहा है, और ये टू वर्ड है, हैव टू। ठीक है ना, तो ये हमारे मोडाल्स हो गए। ठीक है, तो हमारे ऑक्सिलियरीज, ऑक्सिलियरीज या हेल्पिंग वर्ब्स दो तरह के होते हैं। इनको हम जब सिंपल, जब हम ये हेल्पिंग वर्ब्स, इनको हम नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब समझते हैं। इससे पहले अगर आप कहते हो ऑक्सिलियरी के नाम से ना जानते हो, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इन लफ्ज़ों को जानते हो, तो ये अल्फाज जो हैं, एक ये वर्ब का मिजाज, जिस वर्ब के साथ या नाउन के साथ जुड़े होते हैं उसका मिजाज जाहिर करने के लिए, उसकी पॉसिबिलिटी, इंटेंट, नेसेसिटी वगैरह, उसकी ज़रूरत, इम्कान, उसका सिंपल उसका मिजाज जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा वो टेंस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और डू भी एम्फसाइज करने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे आप कह लो कि यहाँ पे वो एज अ मोडाल यूज हुआ। मोडाल है नहीं ये, वैसे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे ये टेंस जाहिर करने के लिए नहीं यूज हो रहा डू, यहाँ पे एम्फसाइज करने के लिए। तो ये इनके मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि दो दो कैटेगरीज होती हैं, इज, एम, आर, और डू, डू, बी, हैव। ठीक है, और उसके बाद हमारे होते हैं कैन, कुड, ये वाले। तो दो कैटेगरीज होते हैं ऑक्सिलियरीज की, एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होते हैं और एक मोडाल के तौर पे यूज होते हैं ऑक्सिलियरीज। सही हो गया, मोडाल को मोडाल ही कहते हैं, और अभी हमने मोडाल्स को ही हमने मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। ठीक है, मोडाल्स, वो मोडाल्स होते हैं विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ओट। और ये जमाना जाहिर नहीं करते हैं, ये किसी वर्ब के साथ लग के उस वर्ब का मिजाज जाहिर करते हैं, ये टेंस को जाहिर नहीं करते। जो बी
और डू बी हैव है वो ज़माना ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये जो है विल शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट ओट, ये टेंस को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं, बल्कि ये जब किसी वर्ब के साथ लगते हैं तो उसका मिजाज ज़ाहिर करते हैं। जैसे कैन लीव, उसको एम्फसाइज करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं वर्ब को। माइट प्ले, शायद क्रिकेट खेले। विल वांट, यहाँ पे ये ज़माना ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, तो उसको फिर मोडाल कहते हैं। हो गया हसनैन मेहंदी, आपको ये क्लियर है? जी, हम जा सकते हैं। जैसे हम पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी ज़ाहिर करना है कैन, कैन पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर कर रहा है। हाँ, हम जा सकते हैं, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है ये। इस तरह से अली विल वांट, इंटेंट ये इरादा, ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। और नेसेसिटी, नेसेसिटी को ज़ाहिर करता है, जैसे हैव टू, यू हैव टू गो टू द, ठीक है, यू हैव टू गो टू द जिम, और दे हैव टू फिनिश देयर। तो यहाँ पे ये नेसेसिटी को जाहिर कर रहा है कि तुम्हें जाना होगा, ये करना पड़ेगा काम, है ना। तो क्लियर हो गया, मोडाल्स आपके क्लियर हो गए। यहाँ पे एक तो हम एग्जांपल से मैं आपके सामने कुछ एक्सरसाइज के लिए थोड़े एग्जांपल्स लिखती हूँ, जिसमें आपने यू हैव टू पिक आउट, यू हैव टू पिक आउट द ऑक्सिलरीज, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एक दो सेंटेंसेस ही लिखूंगी, बाकी आपको असाइनमेंट में दे दूंगी। मोडाल्स के मजीद आगे बहुत से इस्तेमाल होते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि डिफरेंट तरीके से डिफरेंट उनके होते हैं। यू हैव बीन राइटिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड। अब इसमें बताइए जल्दी से मोडाल, ऑक्सिलरी, सॉरी, उसमें ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी हो सकता है और मोडाल के तौर पे भी, ठीक है। ऑक्सिलरीज की टू कैटेगरीज हैं, वन हेल्पिंग वर्ब, सेकंड मोडाल, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो सवाल पूछने के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए, टेंसेस फॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और मोडाल्स आपके वर्ब का मिजाज तय करने के लिए, उसको जाहिर करने के लिए, उसकी इंटेंट, उसकी पॉसिबिलिटी, उसका इम्कान, उसका इरादा, उसकी ख्वाहिश और ज़रूरत को जाहिर करने के लिए जब किसी वर्ब के साथ लगते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के लिए वर्ब लाजमी चाहिए होते हैं, वर्ब या नाउन, ठीक है। हैव बीन हो गया, हैव बीन हो गया, इसके अलावा इसके अंदर कुछ और, हैव बीन, ठीक है, हैव बीन आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। शी मस्ट बी अबाउट 40, अगर किसी को समझ नहीं आई है तो वो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई नो। और सब ट्राई करें ये एक्सरसाइज करने की, ताकि आपको पता चले आपको कितनी समझ आई है और मुझे भी पता चले। माई फोन ऑन दिस टेबल एंड इट इज नॉट हेयर नाउ। इसमें बताइए हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। और they can't be true, she will never do something like this। और who is at the door? It must be the postman, ठीक है। अब इसमें जल्दी से पिक आउट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कौन से आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं।
जल्दी से। कांट, विल, आई हैव, बीन, मस्ट बी, टू बी। ठीक है, पहले में है आपका हैव, ठीक है ना, हैव। फिर है आपका मस्ट बी आपका मोडाल है, मस्ट बी। हैव आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और मस्ट बी ये आपका मोडाल है। मस्ट, ओट, है ना, ये आपका मोडाल है मस्ट। और शी मस्ट बी, ये आपका मोडाल है। यहाँ पे इज आपका बी फॉर्म में, बी की फॉर्म है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये और कौन सी ऑक्सिलरीज हैं यहाँ पे, ये भी आपकी ऑक्सिलरी है। दे कांट, दे can't, she will never, will, ये आपका है। और फिर इज आपका यहाँ पे क्वेश्चन मेक करने के लिए, क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए इज यूज हो रहा है, बी की फॉर्म। और फिर मस्ट बी, इट मस्ट बी द पोस्टमैन, राइट। जी, फॉर विल हो गया, सही है। मस्ट हो गया, फाइव इज ठीक है रुमेसा। थ्री इज, थ्री इज, जी। और विल आपका, ठीक है ना। तो ऑक्सिलरीज होती हैं, ठीक है ना, ऑक्सिलरीज की दो कैटेगरीज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मोडाल। ठीक है, उसको हमने इसमें एक्सप्लेन किया, आज देखा। तो हेल्पिंग वर्ब टेंस से मेक करने के लिए, फॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और मोडाल्स आपके मिजाज को जाहिर करने के लिए, उसको वो किसी ना किसी वर्ब के साथ। और ऑक्सिलरीज के लिए उनके बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद कोई ना कोई मोडाल या हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई ना कोई उसके साथ वर्ब लाजमी चाहिए होता है, वरना वो सेंस मेक नहीं करता। वर्ब या नाउन लाजमी चाहिए होता है। सो ये हमारा आज हो गया वर्ब। एडवर्ब रह गया, मुझे लग भी रहा था कि एडवर्ब रह जाएगा, लेकिन खैर, आपको ये सही समझ आ गई है ना। इतना हम हमारी एक कैटेगरी कंप्लीट हो गई वर्ब ग्रुप की। आपको इसकी असाइनमेंट मिल जाएगी, असाइनमेंट आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट वीक हमारा मंडे को होगा लेक्चर, उसमें हम एडवर्ब देखेंगे, और बाकी आगे जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो, आपको असाइनमेंट करते हुए आए, तो आप पोस्ट कर दीजिएगा ग्रुप में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।